कहा जब गिरोह के सरदार पर आप हाथ रख लेते हो तो फिर पूरा गिरोह जो है वो तितर बितर होने लगता है। वो तितर बितर होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो सीआईडी यहाँ पर पहुंची है इसके पीछे की कहानी भी ये है कि जब ये बात सामने आई कि भाई क्या टीएमसी इंटैक्ट है, उनके सभी विधायक उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो बकायदा हस्ताक्षर एमएलएस का वो रखा गया। और जब उसकी जांच हुई तब ये पता चला कि भाई कई सारे हस्ताक्षर तो इसमें फेक हैं। तो कहानी वहां से शुरू हुई, तो तितर बितर तो होना शुरू हो गई। मामला ये था कि 19 मई को इनकी बैठक हुई थी शोभनदेव भट्टाचार्य को चट्टोपाध्याय को लेकर एलओपी बनाने के लिए। ममता बनर्जी ने उनका नाम प्रस्तावित किया और उसमें बैठक में कई विधायक नहीं आए थे जो पार्टी से नाराज थे। तो कई अभिषेक बनर्जी ने उन विधायकों के सिग्नेचर्स फर्जी करवा दिए कि बाहर ये मैसेज न जाए, सबको ये लगे कि पूरी पार्टी एकजुट है, और 80 एमएलए के उसके अंदर साइन करवा दिए गए, जबकि 25 एमएलए उस दिन अनुपस्थित थे। तो वो झूठी साइन होगा, उन्होंने शिकायत दर्ज की कि हम तो थे नहीं, हमारी साइन किसने वहां पर करा। तो ये उसकी जांच सीआईडी कर रही है। मतलब कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि आप विपक्ष के नेता के लिए जिसकी नियुक्ति कर रहे हो उसके नाम पर फर्जीवाड़ा साइन कर आप दे रहे हो। ये बताता है कि इस पार्टी के अंदर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चलता रहा है। और मुझे तो ये भी खबर मतलब आ रही है बंगाल से कि चुनाव आयोग में जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, पार्टी की बैठकों के, विधायक दल की बैठक हुई, पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, वो सारे डॉक्यूमेंट भी फर्जी साइन करके उन्होंने चुनाव आयोग के अंदर सबमिट करे टीएमसी ने। अगर चुनाव आयोग उसकी जांच करता है तो मुझे लग रहा है इस पार्टी का जो लाइसेंस है वो भी, पंजीकरण भी सस्पेंड हो सकता है। इतनी फर्जीवाड़ी करना मतलब पूरे पार्टी फर्जी की पार्टी है ये। देखिए, उसमें फायदा बहुत अच्छा है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और शुभेंदु अधिकारी ममता जी के बहुत करीबी रह चुके हैं। एक ढंग से कहिए तो पार्टी के अंदर नंबर 2 जो पोजीशन था अभिषेक बनर्जी के आने से पहले उन्हीं का था, वो उन्हीं का था। और वहाँ से जब वो छिटक करके भारतीय जनता पार्टी में आए तो हेमंत बिश्व शर्मा को जैसे बहुत संबंध है कांग्रेस पार्टी के अंदर। और आपने देखा होगा कि चुनाव के अंतिम दिनों पर बहुत सारे कांग्रेस के लोग जो है वो अपनी पार्टी छोड़ करके राज्यसभा और छोड़ करके भी आकर भारतीय जनता पार्टी जोड़। वैसे ही यहाँ पर जो है जितने भी इनपुट मिल रहे हैं वो सारे के सारे टीएमसी से शुभेंदु अधिकारी को इनपुट मिल रहे हैं। और ये यदि अंदर की बात खबर तक रह जाती जी तो फिर सीआईडी जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन अंदर से ही ये खबर निकल कर जा रही है कि फेक सिग्नेचर हुए हैं, इतने लोग नहीं हैं, क्योंकि जो लोग बैठक कर रहे हैं उनमें भी शुभेंदु के लोग हैं और वो लोग सत्ता का वो लाशा था जिसके कारण वो टीएमसी चिपक करके खड़ी थी। अब वो सत्ता का लाशा हट गया है और जिस प्रकार का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है जिसमें दूर दूर तक संभावनाएं नहीं दिख रही हैं, वैसी स्थिति में टीएमसी का बिखरना मुझे लगता है कि एक आवश्यक सा दिख रहा है। लग रहा है कि ये तो होना ही है, अवश्यम भावी सा दिख रहा है। दूसरी बात, जो लोकसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य, पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिफेक्शन न हो या स्प्लिट न हो, मुझे इसकी पूरी संभावनाएं दिख रही है कि ये होने वाला है। मैं तो केवल अभिषेक बनर्जी पर कितने केसेस और कितने मामले चल रहे हैं मैं उसकी लिस्ट देख रही थी। तो ममता बनर्जी के भतीजे के ऊपर ये सिग्नेचर केस वाला तो मामला है ही, कोयला नौकरी घोटाला ईडी का मामला भी है, पहले से चल रहा है। हाँ, ये पहले से चल रहा है। फर्जी डिग्री का केस चल रहा है। इतना ही नहीं, मानहानि का केस हाई कोर्ट में अलग से चल रहा है। तो अब आप ये देखिए, धमकी देने वाला केस भी चल रहा है। जो सरदार होता है तो उस पर तो ये सब बहुत छोटे हैं, उसको तो श्रृंगार है। इतने केस सरदार, लेकिन सरदार है कहाँ? और सरदार को अभी तक जिनका आशीर्वाद प्राप्त था वो कहाँ है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अलग तरीके से कर रही है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग खबर आज मुझे मिली। पुलिस में एक कहावत है, मतलब ह्यूमिलिएशन के लिए कहते हैं कि बेल्ट उतार दो इसकी। ये ह्यूमिलिएशन के लिए होता है। जैसे हम लोग जनरली कहते हैं वर्दी उतारना, ये वर्दी उतार दूंगा मैं तुम्हारी, ये धमकियाँ देते हैं ना। ऐसे पुलिस की ह्यूमिलिएशन की एक लैंग्वेज है जिसमें कहा जाता है बेल्ट उतार दो। तो अभिषेक बनर्जी साहब के घर पर जो ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर जाते थे, मतलब यदि उसको एग्जैजरेशन भी मानो, उन्होंने तो कहा कि डीजी लेवल तक का भी ऑफिसर, उसको घर में घुसने के लिए पहले बेल्ट की उतार के वो चेक करके, सिक्योरिटी चेक करके फिर जाना पड़ता। लाइव तस्वीर आ गई, अभिषेक बनर्जी दिखाई दे रहे हैं।
দাঁড়িয়ে রয়েছে অভিষেক আপনার বাড়িতে সিআইডি বিধানসভায় শহীদের সংক্রান্ত কেসে ওনাকে একটু পিছনে আটকে রয়েছে অভিষেক বিধানসভা নোটিশ দিয়েছে বর্তমানে কথা বলছে पश्चिम बंगाल में ये तस्वीर जी पश्चिम बंगाल में ये तस्वीर कभी कोई सोच नहीं सकता था। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अभिषेक बनर्जी है, ये ममता बनर्जी के भतीजे हैं, ये तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 की पोजीशन पर है। ओल्ड वर्सेस न्यू गार्ड की जब बात हुई तो सबसे ज्यादा ताकत किसके हाथ में थी? वो अभिषेक बनर्जी के हाथ में रही। किसको लड़ना है, किसको चुनना है, किसको ताकत देनी है, शुभेंदु अधिकारी को अगर टीएमसी से बाहर होना पड़ा तो कारण कौन था? वो अभिषेक बनर्जी थे। और अभिषेक बनर्जी इस वक्त रिसीविंग ले रहे हैं सीआईडी से। अब आप अपनी बात कहें, रिसीविंग ले रहे हैं ये। इनके मारे का दर्द यदि सुनना हो तो सौगत राय के पास 10 मिनट बैठ के आइए, फिर वो बताएंगे कि इनकी भाषा कैसी होती थी। আস্তে মেয়েরা আছে আস্তে 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 মেয়েরা আছে প্লিজ আরে আরাম সে কর না আরে আরাম সে ভাই করুন না আপনারা এক সেকেন্ড ধাক্কা ধাক্কি বন্ধ বলুন আপনাদের কি প্রশ্ন আছে না ওরা একটা নোটিশ দিতে এসেছে নোটিশ দিয়েছে সেটা হ্যান্ড ডেলিভার করতে হতো বলে ওরা অন্য কারোর কাছে দেয়নি এখন প্রথমত ওদের কাছে বোধহয় ভুল তথ্য ছিল ওরা জানেন আমি কোথায় থাকি তদন্তকারী সংস্থা একটা কেসে তদন্ত করছে সেখানে আমি 7 বছর ধরে কোথায় থাকি সেই তথ্য তাদের কাছে নেই তো যাই হোক তাদেরও চাকরি করতে হয় আমি কাউকে দোষ দেবো না তারা একটা নোটিশ নিয়ে এসছে আমি নোটিশটা রিসিভ করেছি এবং পরবর্তীকালে আমি নোটিশ পড়িনি এখনো যেহেতু ওরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে আমি রিসিভ করে ছেড়ে দিয়েছি এবং তার যা উপযুক্ত ব্যবস্থা আমি আমার আইনজীবীর সাথে কথা বলবো এবং আমাকে যদি কোথাও কোনো সহযোগিতায় দরকার পড়ে যদি ডাকে আমি যাব আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে হাইকোর্টে তো আপনি আগে রক্ষা কবচ নিয়েছেন এটার জন্য কি আপনি আবার হাইকোর্টে মুভ করবেন যদি দরকার আমি নোটিশটা পড়িনি এখন আমি পড়ি আমি খালি রিসিভ আপনারা দেখলেন আমি রিসিভ করে আপনাদের সাথে কথা বলতে এসেছি আইনি সহায়তা নেবেন নিশ্চিতভাবে আমার আইনি সহায়তা নেওয়ার অধিকার আছে এবং আমি আমার আইনজীবীর সাথে কথা বলবো তারা যে পরামর্শ দেবে এবং আমার তো লোকানোর কিছু নেই আমি বিগত দিনেও যখন আমাকে ইডি সিবিআই এমনকি দিল্লিতেও ডেকেছে আমি সবসময় তদন্তে সহযোগিতা করেছি কোঅপারেট করেছি এখানেও আমাকে যখন ডেকেছে নবজোয়ারের সময় আমার পদযাত্রা আটকে কর্মসূচি আটকে একবার সিবিআই ডেকে পাঠিয়েছে একবার ইডি ডেকে পাঠিয়েছে আমি গেছি আমি সব মিলিয়ে কিছু না হলেও প্রায় 10 থেকে 12 বার দিল্লি কলকাতা মিলিয়ে এদের কাছে অ্যাপিয়ার করেছি আমি তো কোথাও পালিয়ে যাইনি আজকেই আপনার ঘোষণা বিভিন্ন জায়গায় আপনি যাওয়ার কথা সেখানে আজকেই এই সিআইডি কি বলবেন না সে তো রাজনৈতিক এগুলো নিজেদের স্বার্থ রয়েছে সে কারণে অপব্যবহার ক্ষমতার অপব্যবহার যদি কেউ করে ক্ষমতায় বেশি দিন তারা টেকে না আপনি কি কর্মসূচিতে যাবেন আমি নিশ্চিতভাবে যাব আমার পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি রয়েছে আমি বেলেঘাটাতেও গেছিলাম সকালে এবং আমার বিকেলে সোনারপুরে যাওয়ার কথা রয়েছে যদিও ওখানে ওরা একটা অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে এবং যারা এলাকায় যারা ভিকটিম ফ্যামিলি তাদেরকেও বিভিন্নভাবে শাসানো হয়েছে আমি বেলেঘাটাও বিশ্বজিৎ পটনায়কের পরিবারের সাথে দেখা করলাম ওদেরকেও যেভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে ওদের বাড়িতে গিয়ে আমি যখন বেলেঘাটার পার্টি অফিসে ওদের সাথে মিট করি ওই সময়টাতেও ওদের বাড়িতে গিয়ে বিজেপির কিছু লোকেরা ধমকাচ্ছে চমকাচ্ছে এবং পুলিশ নীরব দর্শক তাদেরও চাকরি বাঁচাতে হবে সুতরাং কিছু করার নেই কিন্তু আমরা এই লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরবো না এসব করে আমাকে আগেও দমাতে পারেনি আমি আগামী দিনেও মাথা নত করার ছেলে নয় আপনারা কেএমসি নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে কেএমসি আমাকে নোটিশ দিয়েছে কেএমসি যে নোটিশ দিয়েছে তার রিপ্লাই আমি ইতিমধ্যেই দিয়েছি এবং গতকাল আমরা হাইকোর্টেও মুভ করেছি কোর্টে কেসও ফাইল করা হয়েছে যদি কেউ ভাবে যে ডেকে ভয় দেখিয়ে চমকে জোর জবরদস্তি ফেক কেসে ইমপ্লিকেট করে জেলে ঢুকিয়ে আমাদের মাথা নত করবে আমরা ওই ধাতুতে তৈরি নই সবাই অমিত শাহর পদলেহন করে বিজেপিতে যোগদান করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে বিজেপিতে যায় না যাদের মাথার উপর 2, 3, 4 করে সিবিআই ইডি কেস ঝুলছে যারা
যাদের মাথায় 2, 3, 4টে করে ইডি সিবিআই কেস ঝুলছে, তারা আজকে দুর্নীতি নিয়ে, দুর্নীতি রোধ করা নিয়ে বড় বড় ভাষণ দিচ্ছে। যারা তৃণমূলকে চোর বলে, বাংলায় স্বাধীনতার পর প্রফুল্ল সেন, প্রফুল্ল ঘোষ, অজয় মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, পরবর্তীকালে সিপিএম জমানায় জ্যোতি বসু, বুদ্ধ ভট্টাচার্য, পরিবর্তনের পালাবদলের পর মমতা ব্যানার্জি সহ কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে দোকান কাটার মতো টিভির ক্যামেরার সামনে হাত বার করে টাকা নিতে দেখা যায়নি। এখন বাংলার যিনি মুখ্যমন্ত্রী, তাকে টিভির পর্দায় নির্লজ্জের মতো দোকান কাটার মতো হাত বাড়িয়ে টাকা নিতে, ঘুষ নিতে দেখা গেছে। এটা আমাদের চোর বলে। মানুষ বোকা নয়, যারা লুটপাট করে ক্ষমতায় এসছে, যেভাবে রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে অনৈতিকভাবে ক্ষমতায় এসছে, এর বিচার মানুষ আগামী দিন করবে, এই বিশ্বাস আমার জনগণের উপর এবং গণতন্ত্রের উপর আছে। তখন তো উনি তৃণমূলে ছিলেন, এটা উনি দাবি করেন যে তখন উনি তৃণমূলে ছিলেন যখন হ্যাঁ, এই টাকা নিতে দেখা গিয়েছে। হ্যাঁ, তো ছিলেন, কিন্তু তৃণমূল কি নিতে বলেছে? তাহলে যখন তৃণমূলে ছিলেন তখন এই কথাটা বললেন না কেন? তৃণমূল কি তাকে টাকা নিতে বলেছে? তাহলে তিনি পার্টি অফিসে বসে নিতেন, তা তো নেননি। যখন তাকে ইডি সিবিআই ডেকেছিল 2018 উনি যখন নারদ কাণ্ডের তদন্ত চলছিল, তখন তো তিনি বলেননি। আজকে বিজেপিতে গিয়ে বলছেন কেন?